ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर। बताइए, जो जो डाउट्स हैं ग्रुप पे भेजो, वन बाय वन देखते हैं। ठीक, तो हाँ जी तरुण, अच्छा ठीक है। देखिए, तो जो तरुण ने भेजे हैं वन बाय वन, जिनके जो भी डाउट्स हैं आप ग्रुप में पोस्ट करो, वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो ये पहले कौन सा बताऊं, बताओ इसमें से कोई भी बता दो। चलो पहले से स्टार्ट कर दो। पहला क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 13 जो है आपका, है ना, कि ए कोई 2x2 की रियल मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू 1 और -1 है और आइगन वेक्टर भी दे रखा है। तो ए की पावर 2021 है, ए बी सी डी। तो पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा। ओके, हाँ जी सर, इसमें मैंने सॉल्व किया था, मतलब a प्लस डी की वैल्यू तो मैं निकाल पाया था कि उसकी तो 0 हो जाएगी। b प्लस सी की मुझे निकालनी आ नहीं रही थी, वो निकाल। तो आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का डेफिनेशन पता है, ठीक है? हाँ जी सर। ओके, तो अगर मैं ये बोलूं जैसे a b1 b2 ना, चलो एक बार लिख देते हैं ठीक से। तो जैसे मुझे लैम्डा 1 पता है, 1 है, लैम्डा 2 पता है, -1 है, v1 पता है, √3/2 और 1/2, v2 पता है, -1/2 और √3/2। सो ये ए का इंफॉर्मेशन है ना, फॉर मैट्रिक्स ए। तो ये मैट्रिक्स ए के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो आप क्या करो, मुझे पता है कि ए v1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 v1, या इसी को शिफ्ट करोगे तो लैम्डा 1 तो 1 है, तो a माइनस लैम्डा 1 तो 1 है ना, तो a माइनस आई टाइम v1 इज इक्वल टू 0, a v2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 v2, क्योंकि ये तो डेफिनेशन है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की ना, ये वाली। तो यहां से आ जाएगी a प्लस लैम्डा 2 हमारा -1 है, तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब जरा समझिए, तो यहां आपको v1 v2 पता है, मुझे क्या नहीं पता है, a नहीं पता है, राइट? तो मैं क्या करता हूं, पहले a काउंट करता हूं, a पहले कैलकुलेट कर लेता हूं। एक तरीका ये हो सकता है, या एक काम, अच्छा आप ऐसे सोच रहे हो कि चलो a, मुझे अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 आइगन वैल्यू a की है, तो इसकी पावर 2021 है ना। अच्छा, तो एक काम करो, क्यों a के लिए मैं कर रहा हूं, a के लिए ना इतना करने के, अच्छा इससे बेटर ये है कि चलो मैं a की पावर 2021, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, लैम्डा 1 की पावर 2021 क्या होगा, सेम ही रहेगी। हाँ, -1 की पावर 2021 सेम ही रहेगी। तो चलो, दिस इज फॉर द मैट्रिक्स a की पावर 2021, जिसको मैं रीनेम करके b बोल देता हूं, ठीक। मान लीजिए ये मेरा b है, और मुझे क्वेश्चन में b एक्चुअली दे रखा है ना, b क्वेश्चन में दे रखा है a b c d। तो मैं a के बारे में जो इंफॉर्मेशन लिख रहा था वो b के लिए भी ट्रू होगा, राइट? क्योंकि अब देखो, क्योंकि ये ना 1 -1 है, तो पावर लगाने कोई फर्क पड़ा नहीं, आइगन वेक्टर कॉमन रहता है ना, कि अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 a की आइगन वैल्यू है, तो v1 v2 आइगन वेक्टर है, a की पावर 2021 है, तो पावर की तो सेम ही रह गई, तो हमने नाम रीनेम नहीं किया, सेम ही है। तो ये b के बारे में इंफॉर्मेशन है कि b की आइगन वैल्यूज ये हैं, आइगन वेक्टर्स ये हैं, ये हो गया। ये बताओ b माइनस आई, चलो पुट कर दो, तो यहां आ जाएगा आपके पास a -1, यहां d -1, b c, ये तो पता ही आपको v1 क्या है, √3/2 1/2 बराबर 0, तो 0 का मतलब है आपको पता ही है ये चीज। सेकेंड इक्वेशन जो है इसका मतलब हो गया a प्लस आई, तो a प्लस 1 d प्लस 1 b c, और ये आपके पास है
मुझे ये बताओ पहले वाली इक्वेशन से कितने, पहले वाले जो ये मैट्रिक्स इक्वेशन है इसको अगर मैं ओपन करूं तो कितनी इक्वेशन मिलेगी यहां से मुझे? दो इक्वेशन यहां से, दो इक्वेशन यहां से, टोटल कितने आएंगी? चार इक्वेशन। और कितने अननोन मेरे पास है? इसमें चारों आ जाएंगे। और इजी है, देखो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो a माइनस वन टाइम दिस b टाइम्स बराबर 0, और यहां से भी a प्लस वन टाइम दिस b प्लस बराबर 0। तो यहां से जो फर्स्ट आएगी और यहां से जो फर्स्ट आएगी उसको सॉल्व करके इजीली आपको पता है 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बनेगी, तो उससे a भी आ जाएगी। सिमिलरली यहां से और यहां से c d, चारों वैल्यू एक्सप्लिसिटली a b c d आ जाएगा। पुट कर लो। ओके सर, ठीक है, हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ बस कॉन्सेप्ट ये यूज हुआ तो मैं डेफिनेशन यूज कर लिया आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की, तो ये चीज है। ओके, नेक्स्ट तो और कौन लोग हैं? अच्छा चलो वन बाय वन देखते हैं, एक एक क्वेश्चन अल्टरनेट करते हैं। ये जो 49 है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन वाला, तो ये हालांकि जैम में नहीं है, ठीक है जी नेहा। अच्छा नेहा पांडे, ठीक है आप गेट में ही हो ना, ठीक है ओके, तो आपका तो गेट बैच में। चलो इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, तो हम लोग लास्ट टाइम सॉल्व किए जस्ट इसमें फोर्थ वाले में प्रॉब्लम आई थी ना। फोर्थ वाला इक्वेशन एक्चुअली वो है, ये सब फोर्थ वाला वो कैसे फॉल्स है वही नहीं। हाँ हाँ, तो ये मुझे लग रहा है कि हाँ प्रॉब्लम ये है, वो इक्वेशन हमने देखा था ना, हालांकि ये रिजल्ट इन्वर्जन थ्योरम। हाँ x = 2 pi minus infinity to plus infinity e to the power minus I t h 5x t dt ये होता है। हाँ, इक्वल टू क्या था? fx pdf equals to x। हाँ, लेकिन यहाँ तो pmf दे रखा है नहीं क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट क्या है, क्योंकि ये तो डिस्क्रीट है ना यहाँ पे, क्योंकि आपका जो सपोर्ट आएगा वो इंटीजर टाइप का आएगा, मतलब काउंटेबल सेट है। इस केस में जो x का सपोर्ट है वो एक काउंटेबल सेट है, तो इसलिए pmf यूज किया है। तो पाई को आप उधर शिफ्ट करोगे तो वहां पे क्या फॉर्मूला होता है? 1 बाई पाई। अब is equals to 1/2 pi minus infinity to plus infinity। मतलब उसी इक्वेशन में थोड़ी गड़बड़ है ना, तो 0 से 2 पाई दिया है लिमिट, e to the power minus I t x 5x t dt। हाँ इसलिए प्रॉब्लम है एक्चुअली। 0 टू इन्फिनिटी होता है ना, जैसे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 बाई 2 पाई e की पावर माइनस आयोटा t n 5x t dt, ये फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू क्या आती है? यस सर। क्या आती है? इक्वल टू fx अगर मतलब कंटीन्यूअस है। हाँ कंटिन्यूअस है तो fx इन वेरिएबल व्हाट 5 है ना। हाँ क्योंकि 5t में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर आयोटा t x है, तो वहां x भी आएगा क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, t गायब हो जाएगा इसमें, तो x बचेगा। तो यहाँ क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्क्रीट है तो यहाँ pmf आएगा। तो अगर इस केस में होता तो कोई रैंडम वेरिएबल x है तो ऐसा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या होगा? यहां अगर आप ब्रेक करोगे तो ये चूंकि अगर इवन फंक्शन है ये, क्योंकि यहां पे आपको दे रखा है ना पीरियोडिक है विथ पीरियड a, क्या ये इवन फंक्शन है? आयोटा dx, अगर t को मैं रखता हूं है ना, मतलब इसको मैं 0 से इन्फिनिटी कर सकता हूं क्या? क्वेश्चन ये है। और यहाँ पे जो आपके पास एक्चुअली जो रैंडम वेरिएबल है ना, तो ये तो आप किसके लिए लिख रहे थे? x के लिए लिख रहे हैं, z के लिख रहे हैं? यहाँ पे 5xt है ना। तो यहाँ पे जो है ना, आप यहाँ देखोगे अगर आप, ये कोई दिक्कत नहीं, जो राइट साइड में आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पाई टाइम, तो इस पाई को आप उधर शिफ्ट कर दो या उसको इधर बुला सकते हो, तो ये क्या हो जाएगी
माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी e की पावर माइनस आयोटा टी एन 5x ऑफ टी डी टी, ये हो जाती 2 पाई, है ना, दिस, ऐसा कुछ। तो आपके जो यहां पे लिखा हुआ है ना राइट साइड में जो है पाई टाइम है, तो यहाँ पाई टाइम है, प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 पाई n बाई a है। वो तो इसलिए है क्योंकि आप क्वेश्चन में देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन में यहाँ a अपॉन 2 पाई x है इज इक्वल टू n, कोई दिक्कत नहीं, n के टर्म में लिखा क्योंकि पीएमएफ है, x की जगह n है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आ जाएगा। तो ये ओके है, मतलब ये जो चीज है। तो मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए है, एक तो अगर आप इसको 0 से इन्फिनिटी कर पाओ तो 0 टू इन्फिनिटी करोगे तो इवन फंक्शन होगा, तब करेंगे। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा इवन है कि नहीं है। तो ये पीरियोडिक विद पीरियड a था, तो t की वैल्यू 0 से 2 पाई है। यहाँ t क्या दे रखा है, t तो वैसे रियल नंबर था, है ना, t तो वैसे रियल नंबर है ना, t इज डिनोट द रियल नंबर। Yes, sir. हाँ, एक्चुअली इसी प्रॉब्लम है, लिमिट जो है ना 0 से 2 पाई है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस फॉर्म पे होने चाहिए, अगर ऐसा होता तो करेक्ट हो सकता था इस तरह से। इसमें लिमिट की वजह से है ना, अदरवाइज करेक्ट होता। हाँ, उस तरह से करेक्ट हो सकता था अगर वैसा होता। तो ये है, तो ये इसने नहीं लिखा इसलिए गलत है एक्चुअली। अब बाकी पॉइंट हमने डिस्कस किया ही था, वही से। तो इसलिए गलत है, ये इस तरह का केस होना चाहिए था। ये कैसे पता चला इसका पीरियड, ऑप्शन ए कैसे मुझे पता था कि ए इसका पीरियड है। हाँ, तो डेफिनेशन लगाइए आप। ऑप्शन ए ट्रू है, 5x a is 1। हाँ, तो इसका डेफिनेशन यूज करो ना, 5xa, 5xa, तो 5xa का डेफिनेशन क्या होगा, क्या लिखेंगे इसको हम, 5xt क्या होता है, i t a हो जाएगा, सॉरी i a x, e की पावर कितना होता है, आयोटा tx, आयोटा tx, माइनस i t x। चेक कर लो डेफिनेशन। ये mgf क्या होता है, माइनस नहीं होता है, माइनस नहीं होता ना, माइनस नहीं होता। हाँ, क्योंकि mgf e की पावर जस्ट tx होता है ना, तो पहले pgf आता है, pgf होता है t की पावर x, फिर pgf से ये बनता है, फिर ये आयोटा tx प्लस रहता है, आयोटा tx बन जाता है, ये हो जाता है। ये प्रोबेबिलिटी जेनेरेटिव फंक्शन है, ये मोमेंट जेनेरेटिव फंक्शन है, ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है। इस तरह यहाँ t को रिप्लेस करते हैं e की पावर t से, यहाँ फिर t को रिप्लेस करते हैं e की पावर आयोटा t से, ये चीज है। तो यहाँ पे आप देख लो डेफिनेशन से क्या आ जाएगा, इसको आप ओपन करो, इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, ये दिख जाएगा इजीली आपको, cos tx प्लस आयोटा sin tx। अब आप सिंपली a रख के देख लो, आपको इजीली दिख जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो इससे आ जाएगा, है ना, cos tx प्लस आयोटा sin tx। अब पुट कर लो आप, तो दूसरा देखो आप सपोर्ट क्या है इसका, तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहला लाइन कि प्रोबेबिलिटी a अपॉन 2 पाई टाइम x इज इक्वल टू कोई इंटीजर है ना, तो उस पे सपोर्ट इसका प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब जो सपोर्ट है इसका दिस बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस इज 1। इसका मतलब है कि a अपॉन 2 पाई x का जो सपोर्ट है ना वो है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो यहाँ से x का जो सपोर्ट आया वो 0 प्लस माइनस 2 पाई बाई a प्लस माइनस 4 पाई बाई a एंड सो ऑन। तो यहाँ से आ गया, अब ये x का सपोर्ट है आपका, है ना, 0 प्लस माइनस 2 पाई बाई a। अब यहां से क्या होगा, तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, दिस, ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको क्या पूछा है, 5xa1 होगा, तो चेक कर लो आप, 5xa क्या होगा,
आप a रखो जरा, आप इसमें t के जगह x की जगह t के जगह a रखो तो क्या बनेगा, cos, बोलिए क्या बनाएंगे, cos ax plus I sin ax। हाँ तो यूज कीजिए cos ax प्लस आयोटा साइन ax है ना, ये tx है, तो आयोटा साइन ax ये हो गया। हाँ अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू देख लीजिए, तो यहाँ से ax, चलो इसमें जस्ट 2 पाई मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो व्हाट इज द सपोर्ट ऑफ ax की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, बताइए ax की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हैं, अरे x की ये पॉसिबल वैल्यूज हैं, 0 प्लस माइनस, हाँ क्या, a से मल्टीप्लाई कीजिए सबको, 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई प्लस माइनस 6 पाई, यही है ना, और क्या होगा यहाँ पे चेक करो आप, तो ax की वैल्यू cos 0 कितनी होती है, 1। यहाँ इन जनरल बता दूं आपको मैं, ये है 2n पाई, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर, यही तो है 2n पाई, और cos 2n पाई कितना होता है, 1 होगा। ठीक, तो यहां से cos 2n पाई 1, sin 2n पाई 0, तो यहां से कितना आ गया, तो 1 आ गया, तो ये यही तो है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अभी 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आते हैं वापस आपके क्वेश्चन पे। समीना, हाँ जी, तो ये आपका क्या है इसमें, पहले कौन सा क्वेश्चन पहले करो, अभी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जस्ट। जी देखिए, हालांकि इसकी थ्योरी मैं आज पढ़ाने वाला हूं, जो आपके क्वेश्चन नंबर 5 है इसकी थ्योरी हम आज कवर करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, तो इसकी थ्योरी हाँ आज 9 to 11 में इसकी हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पे है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 2 जी 2 देख लीजिए, 2 जो कह रहा है ना, 9 to 11 में आज हम वो डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, है ना, जो स्टैटिस्टिक्स में जिसका वर्जन है प्रिंसिपल, क्या होता है पीसीए, क्या होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, तो वो है ना, उसका स्टैटिस्टिक्स वर्जन वो है, और मैथमेटिक्स वर्जन है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। मल्टीवेरिएट में। हाँ हाँ मल्टीवेरिएट में जो आता है, तो यहाँ पे क्या है कि सिंपल हमारे पास, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, जॉर्डन ब्लॉक्स, हाँ ये भी अभी डिस्कस करना है, इसकी थ्योरी डिस्कस नहीं किया हमने अभी, अच्छा ये गेट का क्वेश्चन है, हमने भी थ्योरी डिस्कस नहीं किया, ठीक है, इसका अभी थ्योरी डिस्कस नहीं किया, अभी थ्योरी डिस्कस करेंगे फिर इसको डिस्कस करते हैं, तो ये सबका थ्योरी बाकी है दोनों का भी, ठीक है, मैं थ्योरी डिस्कस करता हूँ, फिर ये क्वेश्चन अभी 9 to 11 में डिस्कस करते हैं इसको। ओके नेक्स्ट देखो जी नेहा, तो इसमें ये है कि जो पहला क्वेश्चन आपका है मतलब क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सो क्वेश्चन नंबर 13 है fx एंड gx बी द टू प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF। अब ध्यान से देखो आप, तो मैं fx को gx के जैसे लिख रहा हूं, ठीक है, तो fx को gx के जैसे लिखूंगा, तो जब x की वैल्यू 1 2 है तो fx की वैल्यू 1/6 है, मतलब 1 और 2, fx की वैल्यू 1/6 है जब x की वैल्यू 3 है, fx की वैल्यू 1/6 है जब x की वैल्यू 4 5 6 है, ये आपका fx लिखा है मैंने, है ना, fx उन्होंने एक लाइन में लिख दिया है, तो वही चीज है, उसी को हमने gx जैसा लिखा है, और जो gx आपको दे रखा है कि 1/12 जब x की वैल्यू 1 2 है, 1 और 2, फिर 1/2 जब x की वैल्यू 3 है, और 1/9 जब x की वैल्यू 4 5 6 है।
अब आपसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि x with a random variable of size 1 from a distribution having PMF hx that may be fx और gx। तो hx के पास दो चॉइस है, fx और gx। टू टेस्ट द हाइप मतलब सिंगल सैंपल है आपके पास और आपको टेस्ट करना है कि जो hx है, मतलब h लिखा है इन्होंने, वही मैं लिख रहा हूं, एक मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। h नॉट में क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है h नॉट में क्या होना चाहिए? हाँ fx है ना, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है कि hx fx के इक्वल होगा वर्सेस h1 जो होगा hx बराबर gx होगा, मतलब hx है ना मे बी gx और fx दो चीजें। तो कह रहा है कि अ मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज 1/6, तो आपको साइज दे रखा है 1/6, तो पूछ रहा है कि मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या होगा। तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट का मतलब मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, है ना। तो किसी भी टेस्ट की पहचान उसके क्रिटिकल रीजन से है। तो चार ऑप्शन है ना आपके पास, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इनिशियली हम तो ये डिसाइड करेंगे कि चलो मैं एक टेबल बना देता हूं, ये यहाँ पे डिसाइड करना है, तो पहले मैं एक टेबल बना देता हूं। टेबल में क्या है, इधर x fx gx, या एक काम करते हैं, क्यों इसमें रेशियो ले, तो दिख रहा है आपको वहां से, जस्ट यहाँ पे मैं लाइक्लीहुड फंक्शन है ना, तो हम लोग क्या करते हैं लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट जब लगाते हैं तो h0 अपॉन h1 लेता हूं मैं, है ना। तो यहाँ पे जब हम क्रिटिकल रीजन लेते हैं लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h0 अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h1 लेस देन इक्वल टू k, ये हमारा क्रिटिकल रीजन आता है फ्रॉम लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। तो यहाँ पे h0 में आपका fx है और यहाँ gx है, तो मैं fx अपॉन gx कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए आप होगा क्या, अगर आप रेशियो लेंगे तो क्या होगा, 1 2 पे 1/6 अपॉन 1/12, कितना 1/2 या 2 आएगा, चेक कीजिए रेशियो 1 है ना 2, हाँ, और 2 पे भी सेम ही रहेगा 2, 3 पे 1/6 अपॉन 1/2, तो ये आपका 1/3 हो गया, 4 5 6 पे 1/6 अपॉन 1/9, तो 9/6 3/2। अब यहाँ जो लाइक्लीहुड रेशियो मैं ले रहा हूं, क्या वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ऐसा है क्या, क्या हुआ, ये जो लाइक्लीहुड रेशियो है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये जो लाइक्लीहुड का रेशियो है, मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन यहाँ पे जस्ट पीएमएफ यूज किया हमने, दोनों fx और gx, तो उसका रेशियो लिया हमने, तो ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है x अकॉर्डिंग, पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि 2 से 1/3 हो गया और फिर 1/3 से 3/2 हो गया, तो डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, तो मतलब लाइक्लीहुड रेशियो मोनोटोनिक नहीं है। तो यहाँ पे वो जो हमारा मतलब जो थ्योरम आता है कि अगर लाइक्लीहुड रेशियो मोनोटोनिक होता, तो अगर मान लो लाइक्लीहुड रेशियो इंक्रीजिंग होता तो हमारा क्रिटिकल मेजर होता x लेस देन k लेस देन इक्वल टू k, अगर ये डिक्रीजिंग होता ये वाला रेशियो तो हम क्रिटिकल रीजन लेते x मोर देन इक्वल टू k, लेकिन तो है ही नहीं मोनोटोनिक, तो वो थ्योरी काम नहीं करेगा, मतलब वो थ्योरम फेल हो गया। वो थ्योरम जो होता है कि लाइक्लीहुड रेशियो इंक्रीजिंग है देन क्रिटिकल रीजन वी है ना वी गेट इज, ये थ्योरम है x लेस देन इक्वल टू k सिमिलर वाली, और डिक्रीजिंग है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, x मोर देन इक्वल टू k हो जाएगा। तो अब क्या होगा, तो अब सिंपली आपको ये देखना है अब कि पूछा है कि हमें साइज 1/6 चाहिए, तो कोई बात नहीं, जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से आप देख लो सिंपली। तो साइज का डेफिनेशन क्या होता है, क्या डेफिनेशन है साइज का, रिजेक्ट h0 when h0 is true। जी, तो रिजेक्टिंग h0 when h0 is true, तो जब आप hx को fx ले लेंगे, तो जब hx is equal to fx है, उस केस में h0 को रिजेक्ट करने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तब ऑप्शन के हिसाब से ही देख लेते हैं।
तो x बराबर 1, देखो जो ऑप्शन है वो रिजेक्ट एच नॉट की कंडीशन है कि किस कंडीशन में रिजेक्ट करोगे एच नॉट को ताकि पावर मैक्सिमम हो, ठीक। तो अब देखिए जैसे पहला ऑप्शन है x बराबर 1, तो प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 व्हेन hx इज fx, तो fx में 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी है 1/6। हाँ तो देखो यहां पे हो क्या रहा अब कि प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 व्हेन h इज f, ये 1/6 है। दूसरा ऑप्शन है x बराबर 2 व्हेन h इज f, ये भी 1/6 है। प्रोबेबिलिटी तीसरा ऑप्शन जो है हमारे पास x इज इक्वल टू 3 व्हेन h इज f, ये भी 1/6 है। और चौथा ऑप्शन है x 4 5 6 व्हेन h इज f, तो f में 4 5 6 तो ऐड हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, क्योंकि ये दे रखा है ना x इनमें से है, तो ये तो आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक। तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही आउट हो गया, ठीक। अब आपको डिसाइड करना है ए बी सी में से कौन सा करेक्ट होगा, क्योंकि ये सब में साइज तो 1/6 ही आ रहा है। तो अब आपको सिंपली देखो ये क्रिटिकल रीजन लेंगे तब भी साइज 1/6 है, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। जब ये क्रिटिकल रीजन तब भी साइज 1/6 है, जब ये क्रिटिकल रीजन है तब भी साइज 1/6 है। तो हमें अब देखना है कि ये जो क्रिटिकल रीजन हमें लिया है, हाँ, किसमें पावर हाईएस्ट होगा। तो पावर की डेफिनेशन क्या होती है जी, तो रिजेक्ट एच नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, तो hx बराबर gx। तो पहले ऑप्शन में पावर क्या आएगा x बराबर 1 व्हेन h इज g, है ना, तो 1/12 हो गया। दूसरे ऑप्शन में पावर क्या आएगी 1/12 x इज 2 इज 1/12 आएगा ना, हाँ। अब तीसरे ऑप्शन में जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, 1/2 हाँ, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी व्हेन h इज g। अब आप देखिए, तो ये तीनों ऑप्शन जो है ये पॉसिबल ऑप्शन है, लेकिन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। तो ये तीनों जो क्रिटिकल रीजन है वो साइज को अटेन कर रहा है, मतलब सब में साइज 1/6 ही है। तो आपको देखना है पावर हाईएस्ट किस केस में है, ये है ना जी, तो इसीलिए सी करेक्ट आंसर है और ये दोनों इनकरेक्ट आंसर है। तो जिसमें हाईएस्ट पावर है तो इसका पावर हाईएस्ट है, तो ये है ना, तो ये हाईएस्ट पावर वाला है, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इनको क्या डाउट है, हाँ जी समीना क्या डाउट है आपको इसमें, जोर से बोलिए आवाज नहीं आ रही है। जी जी, मतलब कोई सबसेट जो खुद वेक्टर स्पेस है उसी को हम सबस्पेस बोलते हैं। नहीं, उसका सबसेट होना चाहिए, हाँ उसका सबसेट होने चाहिए। आपने जो ग्रुप में भेजे हैं वो तो कुछ और क्वेश्चन है, बोल कुछ और है। और ये दो भी कैसा हो रहा है सर कि ये जो एग्जांपल आपकी ये क्लास में कि ये जो सेट ऑफ रियल सीक्वेंसेस कन्वर्ज टू वन, अगर यहाँ पर डाइवर्जेंट होगा तो क्या वेक्टर स्पेस होगा क्या? देखो आपको पता है क्या सबस्पेस होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? हाँ सर पता है। क्या कंडीशन है? जी, तो चेक कीजिए ना।
ये 3 कंडीशन है। तो आप मुझे बताइए जो एग्जांपल नंबर 11 है जो ग्रुप में आपने भेजा है उसमें क्या जीरो सीक्वेंस की लिमिट क्या आएगी? सीक्वेंस के सारे टर्म जीरो हैं तो उसकी लिमिट क्या आएगी? जीरो होगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लिमिट मैंने क्या लिया हुआ है एन का, तो वो क्या जीरो सीक्वेंस इस सेट में बिलोंग करेगा V3 में या V5 में? तो पहला कंडीशन ही फेल हो गया। पहली बात उस सेट का जीरो एलिमेंट, यहाँ जीरो लिखने का मतलब है उस सेट का जीरो एलिमेंट। यहाँ सीक्वेंस की बात हो रही है तो जीरो सीक्वेंस, फंक्शन की बात होगी तो जीरो फंक्शन, मैट्रिक्स की बात होगी तो जीरो मैट्रिक्स, तो जिसकी भी बात होगी पॉलिनोमियल की बात होगी जीरो पॉलिनोमियल। तो इस तरह से है। तो यहाँ पे लिमिट जीरो नहीं है। सेम एग्जांपल नंबर 10 11 में सेम लॉजिक है। जीरो जीरो बिलोंग नहीं कर रहा, 10 में भी नहीं बिलोंग कर रहा और 11 में बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए दोनों वेक्टर स्पेस नहीं है। तभी ये वेक्टर स्पेस नहीं होता जी, तभी ये वेक्टर स्पेस नहीं होता क्योंकि जीरो सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। 0 0 0 0 0 सारे टर्म्स। Set of all matrices of order 2 by 2. अरे तो भाई 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है इसमें, 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का सम 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आएगा और अल्फा में कोई भी रियल नंबर ले लूं तो ये तो वेक्टर स्पेस है। क्या दिक्कत है इसमें? अरे तो आप दिमाग लगाओ ना, ये कंडीशन चेक करो ना, सब कुछ मैं ही लिख दूंगा, आप इसमें दिमाग क्यों नहीं लगाते? हर क्वेश्चन में सेम चीज कर, मैं बोल तो रहा हूं। देखिए 2 क्रॉस 2 की जीरो मैट्रिक्स उस सेट में है कि नहीं है? 2 क्रॉस 2 की जीरो मैट्रिक्स है उसमें। अब मैं 2 मैट्रिसेस चूज करता हूं जो 2 क्रॉस 2 की है, तो उसको ऐड करने पे क्या वो 2 क्रॉस 2 की आएगी? हाँ, तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। अब मैं कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेता हूं, उसको मैं किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या वो 2 क्रॉस 2 की रहेगी या चेंज हो जाएगी? हाँ, तो तीनों सेटिस्फाई हो गया। इसमें लिखना कुछ है तो नहीं, हर क्वेश्चन का सेम स्टोरी है कि आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना है। तो यू चूज 2 एलिमेंट फ्रॉम द सेट एंड चेक करो कि सम उसमें है कि नहीं। यू चूज 1 एलिमेंट एंड 1 रियल नंबर, देखो उसका प्रोडक्ट उसमें है कि नहीं। यू सी दैट द जीरो एलिमेंट उसमें है कि नहीं। तो ये तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए सबस्पेस होने के लिए। ये ऑलवेज 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे तो हो जाएगा सब। जी जी, वो क्लास में हमने पढ़ाए हैं, आप वीडियो कवर कर रहे हैं, वहां हमने बोला होगा ना ये चीज कि सेटिस्फाई होगा। हाँ जी, पर जो आपने जो लाइक्लीहुड लिया है उसमें h0 अपन h1 तो ये लास्ट वाला बस। हाँ तो सर हमने fx अपन x लिया तो ये मतलब मान लिया कि ये इंक्रीजिंग होता तो x जो क्रिटिकल रीजन होता है x लेस देन इंक्रीजिंग होता है x लेस देन k होता है। जी जी, यदि हम L1 अपन L0 ग्रेटर देन k लेते तो सच चेंज हो जाता है ना सर, तो फिर कैसे लेते हैं? अरे भाई सेम ही चीज तो है, क्या ही दिक्कत है तुम्हें? देखो इसको तुम रेसिप्रोकल कर दो, क्या प्रॉब्लम है? क्या ही दिक्कत है? अगर मैं ये लिख रहा हूं LH0 अपॉन LH1 लेस देन इक्वल टू k, इफ एंड ओनली इफ LH1 अपॉन LH0 मोर देन इक्वल टू 1 बाई k, तो इसका नाम तुम k रख दो, इसका नाम k1 रख दो, क्या प्रॉब्लम है? चेंज क्यों होगा? नहीं सर, जब रेशियो ले रहे हैं तो हम तो क्रिटिकल रीजन चेंज हो जाता अरे तो मेरे भाई जब ये इंक्रीजिंग है तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगी, तभी सेम क्रिटिकल रीजन आएगा। है। ओके सर। कि दिक्कत थोड़ी होगी कि यहां मैं बोल रहा हूं कि दिस इज इंक्रीजिंग, तो क्रिटिकल रीजन x लेस देन इक्वल टू k, तो जब ये इंक्रीजिंग है तो ये वाली चीज डिक्रीजिंग हो जाएगी। तो उस केस में देखो जिस बुक में ये लिखा हुआ है उस बुक में जाकर देखो तो वो कहेगा क्रिटिकल रीजन तब भी x लेस देन इक्वल टू k ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। ओके सर। तो ये वाला इंक्रीजिंग है तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, यही क्रिटिकल रीजन सेम ही रहेगी। ये स्टोरी इसके लिए मैं बता रहा हूं कि ये अगर डिक्रीजिंग है तो ये हो गया, अगर ये डिक्रीजिंग है सॉरी तो चेंज थोड़ी होगी, अगर ये इंक्रीजिंग है तो सेम क्रिटिकल रीजन है। तुम ये याद रखो या ये याद रखो, कुछ बुक में इससे काम करते हैं, मैं इससे करता हूं, कुछ बुक में इसको लेके चलते हैं वो लोग सेम ही स्टोरी है। ओके सर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। आई थिंक सर डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये मुझे ब्रेक करना पड़ेगा ना, तो हाँ सर, वो ब्रेक नहीं हो रहा है कि हम
में जैसे ज्यामिति किया तो उसमें मेरे को रहा था कि हो नहीं रहा था। नहीं हो जाए, इसका डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला निकला हुआ है, मतलब या तो मैं पूरा सॉल्व करूं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला है उसको यूज करूं, मुझे याद नहीं है। तो इसमें जैसे बाईवेरिएट का जो पीडीएफ होता है तुम पूरा एक्सपैंड कर लो, उससे कंपेयर कर दोगे, है ना। तो क्या क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है, एक्स वाई का है, वाई स्क्वायर का है, एक्स का है, वाई का है। तो यहाँ है ना, वैसे तो क्योंकि तुम शुरू में सॉल्व करो काफी टाइम लगेगा, लेकिन तुम कुछ सॉल्व प्रॉब्लम देखो इस तरह क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में आए नहीं है, बाकी एग्जाम्स में आते हैं, आईएसएस में आते हैं ये सब। तो उस क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन पेपर है? जी जी आईएसएस का ही है ये। हाँ तो इसमें जस्ट आपको क्या करना है, जैसे बाईवेरिएट नॉर्मल में क्या होता है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि जो पीडीएफ होता था ना, वो पीडीएफ लिख लोगे तुम। सो 1 बाई क्या था 2 पाई रूट में 1 माइनस रूट 1 माइनस रो स्क्वायर। हाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 पहले ना 1 माइनस रो स्क्वायर, ये कुछ आना है सर लिख लो। हाँ सर, e to power minus 1 by 2 हाँ x minus mu by sigma 1 का स्क्वायर हाँ ऐसा कुछ। प्लस y में। सर यहाँ पर भी आता है 1 माइनस रो स्क्वायर। सर 2 के साथ भी हाँ अच्छा यहाँ पे रहेगा, हाँ तो यहाँ पे आएगा आएगा क्या होता माइनस क्या लिखूं, 2 रो x 1 अपॉन सिग्मा 1 तो जब ऐसे करो काफी टाइम लगेगा। एक डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका कि लाइक इसको कंपेयर कैसे करना है। तो इसमें ये तुम्हारा k हो गया, जो k है एक्चुअली वो ये है, और आपको ये कह रहा है कि तो है ना, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। तो वैसे तो रो होता है, लेकिन तुम्हें अब इसको कंपेयर करना पड़ेगा उसके साथ। तो तुम परफेक्ट स्क्वायर बनाने से अच्छा है इसको पूरा एक्सपैंड कर दो राइट साइड, इसको एक्सपैंड करके एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा, क्या लगता है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 by sigma स्क्वायर। नहीं बाहर ये भी नंबर है ना, हाँ हाँ है ना। तो देखो वैसे तुम कंपेयर करोगे तो जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट वहां पे आएगी, तो 1 बाई सिग्मा 1 स्क्वायर वो वहां पे है, और बाहर ये नंबर है माइनस 1 बाई 2 1 माइनस रो स्क्वायर, और ये आपके क्वेश्चन में कितना है ये चीज -2, ये है ना, देख लो वैसे ही। ऐसे तो मतलब हो जाएगा, आप ये बताएगा और कोई तरीका नहीं है मतलब बिना नहीं एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई बच्चा ही सॉल्व करके भेजा था बहुत डायरेक्टली, उसका फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, वो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है कि कुछ इसको लोग क्या लिखते हैं कि जैसे लिखा हुआ ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे ये पीडीएफ लिखा है ना fxy लैम्डा e की पावर मान लो ऐसा है, माइनस में लिख लो चाहो तो, या इसको अगर प्लस में करना चाहो तो ये जैसे हो गया ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर प्लस dx प्लस ey प्लस ऐसा कुछ टर्म है मान लो, ये है जैसे। अब इसमें क्या है, इसके साथ इसके टर्म में abcd के टर्म में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब तुम डायरेक्ट तुम भी प्रूफ कर सकते हो इसको, जैसे तुम अभी डिराइव जो कर रहे हो ना ये चीज तुम पर्टिकुलर कर रहे हो, यही तुम क्या करो इसको तुम कंपेयर कर लो इसके साथ, तो उससे क्या रो की वैल्यू निकल आएगी ना एबीसीडी के टर्म में। अगर मैं सिंपलीफाई करूं इसको क्या करूंगा, जो a है मेरा, तो यहां मैं जो -2 रखा हूं उसको क्या रखूंगा a, फिर y स्क्वायर कोएफिशिएंट आएगा दिस टाइम 1 बाई सिग्मा 2 स्क्वायर, जैसे अगला आएगा 1 बाई सिग्मा 2 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ जो y का हमारा कोएफिशिएंट हालांकि -4 है, और अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ फॉर्मूला अगर मैं प्रूव कर रहा हूँ तो मैं इसके जगह रखूंगा c, ठीक है। तो वैसे करके अगर मैं डिराइव करूं तो लास्ट में इसकी वैल्यू निकल आएगी ए बी सी डी के टर्म में कुछ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। तो यार तुम याद रखो, मुझे खुद अभी याद नहीं, डिराइव करना पड़ेगा अभी, तो उससे सीधा सीधा आ जाएगा। हाँ फॉर्मूला याद करके तो बुक में देख लो कहीं मिल जाएगा, और नहीं तो एक बार डिराइव करके देख लो कंपेयर करके, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो उससे 10 सेकंड में आ जाएगा, तो याद रखना पड़ेगा। सर ये क्वेश्चन तो शायद सर मल्टीवेरिएट एनालिसिस का है, तो सर ये शायद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही है सर। अच्छा हाँ तो वैसे भी कर सकते हैं, हाँ डिस्क्रिप्टिव अगर है तो, है ना, तो आपको पूरा वैसे ही करना पड़ेगा कि जैसे यहाँ कर रहे हैं ना, 2 इक्वेशन बनी, ऐसे ही कुछ इक्वेशन बनेंगी और उसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा, तो वो है। नहीं तो मतलब वही डिस्क्रिप्टिव है, तो एग्जाम में हालांकि चूंकि डिटेल सॉल्यूशन लिखना था
लेकिन अगर आपको याद है फॉर्मूला तो डायरेक्टली आ जाएगा वो चीज़। वही मैं कह रहा हूँ कि इसके साथ आप डिराइव कर लो फॉर्मूला तो डायरेक्टली आ जाएगा, नहीं तो फिर प्रूफ ही करना है, सब्जेक्टिव है तो आपको एग्जाम में तो दिखाना पड़ेगा करके ये कैसे आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, हो गया ना? हाँ, इसको कर लो डिराइव या फॉर्मूला देख लो एक बार, बाईवेरिएट के कोई बुक में मिल जाएगा, देखना पड़ेगा। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस वाले बुक में कोई मिल जाएगा या कोई बाईवेरिएट नॉर्मल के बुक में। अच्छा, इन्होंने भेज दिया क्या सॉल्यूशन? देखो यहाँ आंसर क्या है 1/√2। हाँ पता नहीं, देखो आंसर बता दो। देखो सॉल्यूशन इसने भेज दिया ग्रुप में, तो आप ये चेक कर सकते हो। आंसर उसको पता नहीं होगा शायद, है ना? तो एक बार देख लो आंसर फाइंड कर क्या है। ठीक है, अब किसका डाउट रह गया? वापस आते हैं शुरू से। तो हाँ भाई तरुण है अभी, देखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ जी सर, ये देखो। हाँ चलो देखो 12th देखो अपना अगला क्वेश्चन जो आपका है। तो 12th क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि ए कोई 3x3 रियल मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यू दे रखी है मुझे। ओके, तो ए की आइगन वैल्यूज हैं 1 0 -1 और बी मेरे पास है a² + 2a + i। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? 1 रख दो, तो 1 + 2 + 1 4, 0 रख दो, 0 0 1 1 -1 1 -2 + 1 0। चेक कर लो, ठीक है। अब कह रहा है कि देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अब आप यहां से b का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लो। ये क्या आ गया? दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये आ गया ना। अब देखो इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, देखो ये कोई है ऑप्शन में? सर इसमें ना मतलब ऑप्शन ए ही आ रहा था आंसर मेरा, जो आपका ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना है। बट आंसर की में ऑफिशियल वाली में भी बी ऑप्शन दिया हुआ था इसमें। अच्छा देख लो एक बार, तो मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया ना? चेक कर लो। तो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं 1 0 -1, ठीक है, चेक कर लेते हैं। a + b एक्चुअली क्या होता है? अच्छा चलो एक दूसरे अप्रोच से ट्राई करते हैं फिर। हाँ, दूसरा वाला 0 हो जाएगा ना? हैं? दूसरा वाला 0 नहीं होगा, 0 रखेंगे ना तो 0 0 1 होगा। आइडेंटिटी है ना ये? यस सर, यस। अच्छा एक मिनट, तो मैं देखता हूँ दूसरा अप्रोच से। एक्चुअली ये होता है कि a + i का तो होता है, a के पावर का होता है, a + b का एक मिनट, मतलब a की आइगन वैल्यू λ1 है और b की आइगन वैल्यू λ2 है, तो क्या a + b की आइगन वैल्यू λ1 + λ2 होगी? नहीं सर, कम्युनिकेटिंग होंगे तभी होगा। हाँ, वो तब होते हैं जब ए भी कम्युनिकेटिंग हो या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, है ना, तब ट्रू है। तो एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम है आई थिंक, तो यहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन कम्युनिकेट तो करेगा आई थिंक। ओके है ना? a² × 2a और 2a × a², तो ये तो कम्युनिकेटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है ना? सर शायद आंसर देखने में गड़बड़ हो एक बार चेक कर लो, अब है ना, एक बार चेक कर, दोबारा चेक करना आप, उसमें है, क्योंकि यहाँ तो कम्युनिकेटिंग भी है। तो वैसे इन जनरल ट्रू नहीं होता कि a की λ1 है, b की λ2 है, तो a + b की इन जनरल λ1 + λ2 नहीं होगी, लेकिन a + i की जरूर होगी λ + 1, वो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, लेकिन यहाँ कम्युनिकेटिंग चूंकि है ये, तो ये कम्युनिकेट तो करेगा, तो ओके है। तो एक बार चेक करना फिर से दोबारा, आंसर गलत नहीं होना चाहिए, आप ये फिर से चेक करना। इससे ही आ जाएगा, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुआ हो बस, ये चीज़ है, बाकी तो ठीक है। हाँ आ जाएगा, देखना दोबारा। नेक्स्ट जो है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका ये, तो ये कह रहा है कि m कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है आर्बिट्री ऑर्डर n की, इस तरीके से कि m² 0 है,
तो m स्क्वायर 0 है ना, तो इसको बोलते हैं एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, ये जो है x स्क्वायर है। तो इसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल को इसको डिवाइड कर रही होगी, है ना। तो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो सकती है, या तो x या फिर x स्क्वायर। तो x कब होगी, जब वो जीरो मैट्रिक्स, ऐसा उसने कहा नहीं जीरो मैट्रिक्स, ऐसा बोला है क्या, द नलिटी ऑफ m इज 6। अच्छा एक मिनट, है ना। अच्छा आगे इन्फॉर्मेशन देखते क्या है। पहला उसने बोला m स्क्वायर 0 है, ठीक है, तो ये बता दिया n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और m स्क्वायर 0 है और नलिटी m की 6 है। ओके, तो नलिटी इसकी 6 है, तो रैंक क्या होगी जी इसकी, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, नलिटी 6 है, तो रैंक कितनी होगी, 0. क्यों, n-6 हाँ n-6, रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। तो रैंक तो मुझे पता नहीं है, तो रैंक r है, नलिटी 6 है, तो रैंक प्लस नलिटी बराबर n, तो ये आएगा n-6। और n-6 क्या है, ये रैंक कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, ये तो मोर देन इक्वल टू 6 होगी। तो आपसे यहां पूछ रहा है कि नलिटी ऑफ m 6 है, देन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज, आई थिंक इसका फिर से रिलेशन ना वो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से है, जो एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा था ना, तो उस तरीके से डिसाइड करना। हाँ ब्लॉक बना के, हाँ है ब्लॉक बनाएंगे तो उसमें 3 ब्लॉक्स बनते हैं। हाँ आते हैं एक, तो उसकी रैंक शायद 3 आती है इसकी। हाँ उससे होगा, ये कहीं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पे है। तो इस तरह क्वेश्चन जैम में नहीं आते, गेट के हैं। अभी एक और क्वेश्चन था ना उनके, वो भी सॉल्व करते हैं, वो जो अभी उन्होंने पूछा था, है ना, ये समीना ने पूछा था, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वहां भी ये A4 0 है, तो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक इज। तो ये एक बार थ्योरी डिस्कस करता हूँ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का, फिर ये सब डिस्कस करते हैं एक क्लास में, उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कहीं ना कहीं डायगोनलाइजेशन में भी हेल्प करता है ना वहां पे, या मिनिमल पॉलिनोमियल उससे रिलेटेड है। तो ये बताता है या तो मिनिमम पॉलिनोमियल ये होगा या ये होगा, तो इसके हिसाब से आपको ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। तो चूंकि m अगर जीरो मैट्रिक्स होगा तब ये होगा, m जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो ये नहीं होगा, है ना। तो जीरो मैट्रिक्स हो तो फिर है ना n6 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पूछा है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है ना, तो मैक्सिमाइज मुझे करना है कितना हो सकता है। तो रैंक 6 करने के लिए आप अगर मैक्सिमाइज करेंगे, हाँ, तो ब्लॉक बना के, है ना, वो देखना पड़ेगा उसके हिसाब से 3 ब्लॉक बनेंगे, ठीक है। ये जैम में ये सब नहीं आते, इसको अभी डिस्कस करते हैं, एक क्लास में थ्योरी डिस्कस करता हूँ पहले जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म वाला, फिर उस पर इस तरह क्वेश्चंस वहाँ पे आएंगे। तो 2 क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट पे हैं, इन्होंने एक और भेजा हुआ पहले, तो इसको अभी छोड़ते हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे गेट वाले बैच में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 46, वो देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि A कोई मैट्रिक्स है, A U1 U2 U3 कॉलम्स हैं उसके, है ना। B मैट्रिक्स है, हाँ 4 क्रॉस 1 के सर, वो 4 क्रॉस 4 हो जाएंगे सर। यस, ठीक है ना। हाँ मतलब ईच कॉलम है, तो नाम दे दिया है। B में भी ईच कॉलम दे रखा है। C में जो है, तो C जो है एक्चुअली U2 U3 U1 और A प्लस B। ओके, तो ये तीनों मैट्रिक्स जो है 4 क्रॉस 4 की हैं, और पूछ रहा है कि, और ये जो आपका कॉलम्स वेक्टर है 4 क्रॉस 1 का है, हाँ ये 4 क्रॉस 1 का है, तो 4 रो है 1 कॉलम है, ठीक है ना। तो ईच मतलब वेक्टर है एक, और कॉलम वेक्टर है वो। डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट B, डिटर्मिनेंट C डिनोट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज दिस। अगर A का डिटर्मिनेंट 6 है, B का डिटर्मिनेंट 2 है, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। देखो A U1 U2 U3 B, है ना, ये जैम में भी इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये है ना इस तरह क्वेश्चन जैम में भी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट तो है ही। U1 U2 U3 और C जो है वो है U2, बस घुमाया है ना, हालांकि 12th क्लास में इस तरह क्वेश्चंस हैं, लेकिन वहां पे अलग से लिखा रहता है मैट्रिक्स क्या क्या है, इन्होंने बस जनरलाइज करके थ्योरेटिकली बना दिया है। तो U2 U3 U1 A प्लस B। अब जरा ध्यान से देखो, आपको पता है क्या कि मैं अगर डिटर्मिनेंट C लिखता हूं, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट
U2 U3 U1 A प्लस बी। तो आपको पता है किसी एक कॉलम के ईच एलिमेंट सम ऑफ टू नंबर्स हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रॉपर्टी होती है ना एक, क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, है ना। तो मैं इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकता हूं। तो U2 U3 U1 और A, यहां पे A और यहां रहेगा ये कॉमन एलिमेंट रहेंगे, यहां पे B। अब ध्यान से देखो, अब यहां बस आपको परम्यूटेशन करना है। तो आपको पता है कि व्हेन यू इंटरचेंज टू रो और टू कॉलम साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस, है ना। तो वही करना है यहाँ पे। तो इसको इंटरचेंज करके बनाओ इसके जैसा, ए बी के जैसा। तो क्या करोगे, अभी कितने बार परम्यूटेशन करना पड़ेगा चेक करो। तो देखो ध्यान से, पहले मुझे U1 को कहाँ लाना है, पहले पोजीशन पे नहीं, A को लाना है यहाँ पे। देखो पहले मुझे इसको A जैसा बनाना ना, तो मैं इसको इंटरचेंज करता हूँ। तो एक बार इंटरचेंज करोगे एक माइनस आएगा बाहर, तो एक इंटरचेंज यहाँ किया, A यहाँ आ गया U2 यहाँ आ गया। अब मुझे क्या करना है, U2 को कहाँ लाना है, U2 को यहाँ पे लाना है ना। तो दिखना पड़ेगा, दिख जाएगा तुम्हें। देखो U1 यहाँ पे, रुको रुको, U2 यहाँ आ गया। अब मुझे U2 को कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है। तो U1 यहाँ आ जाएगा, फिर U3 के साथ कर दो। कितने बार होगा चेंज, U2 यहाँ आया, U2 U1 कर दो, फिर ये कर दो, तो 3 बार। तो बाहर क्या आएंगे, 3 बार माइनस आएगा, -1 इंटू -1 इंटू -1 कितना होगा, -1। और ये डिटर्मिनेंट A के इक्वल आ जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो हाँ, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट A। अब फिर से देखो, इसको भी तुम्हें इसके जैसा बनाना है। तो क्या करोगे, B को पहले यहाँ लाओगे, तो इसको यहाँ ले आओ। अब U2 यहाँ आ गया, तो तुम्हें U2 को पहले ले जाना है यहाँ पे, इसका डिसीजन करोगे, और फिर क्या होगा, फिर से वही चीज है, सेम ही है ना। तो यहाँ पे 3 बार माइनस डिटर्मिनेंट B। अब क्या बोला है इन्होंने, तो ये दे रखा है 6 और ये दे रखा है 2, तो -8 आंसर है। ये पूछा है क्या, अच्छा आपको ये भी दिया। तो अभी तो आपको डिटर्मिनेंट क्या मिला, C मिल गया एक्चुअली। तो मुझे इसकी जरूरत थी, डिटर्मिनेंट C की जरूरत है ना, तो डिटर्मिनेंट C मुझे मिल गया। ओके, अभी मैं क्या निकाला, डिटर्मिनेंट C निकाला। इन्होंने कहा है A प्लस बी, तो बताओ जी, अभी मैट्रिक्स A प्लस बी निकालते हैं। तो आपको पता है मैट्रिक्स का सम, यहाँ डिटर्मिनेंट सम नहीं हो रहा, मैट्रिक्स, यहाँ डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया था, ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में क्या करते हो आप, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड। तो A प्लस बी मैट्रिक्स क्या बनेगी, A प्लस बी 2U1 2U2 2U3। अब फिर से ध्यान दो, अब क्या है कि इसमें से पहली बात आप क्या करते हो, जब मैं इसका डिटर्मिनेंट लिखूंगा, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूं, तो डिटर्मिनेंट A प्लस बी 2U1 2U2 2U3। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट में क्या होता है, एक कॉलम से हम एक एलिमेंट को कॉमन निकाल सकते हैं। यहां से 2 बाहर आएगा, यहां से 2 बाहर आएगा, यहां से 2 बाहर आएगा, बाहर कितना आ गया 8। अब ये बन गया A प्लस बी U1 U2 U3। फिर से इसको जैसे इसमें काम किया सेम करना पड़ेगा, फिर से परमुटेशन देखो क्या क्या कर सकते हो। तो 8 बाहर है, और अब डिटर्मिनेंट 2 पार्ट में ब्रेक होगा ना फिर से ये, तो इसके जैसा बना सकते थे क्या, हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। तो इसको इसके जैसा बना दो, मतलब C अभी तुम्हारे पास ये है, देखो अभी है A प्लस बी U1 U2 U3। तो इसको समहाउ इंटरचेंज करके इसके जैसा बना दो, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट तो निकाल ही चुके हैं हम। तो बताओ कितनी बार मुझे परमुटेशन करना पड़ेगा, मतलब इंटरचेंज करना पड़ेगा। उसके जैसा बनाना है मुझे। तो एक क्या करेंगे, पहले मैं इसको लास्ट में भेजना है, तो इसको यहाँ भेज दो। अब U3 वहां पहुंच, U3 को यहाँ लाना है, तो U3 पहले तो A प्लस बी वहां गया, फिर यहाँ पे सॉरी A प्लस बी वहां चला गया, तो U3 यहाँ आएगा, फिर U3 को तुम इसके जगह पे ले आओ। ओके, तो U1 यहाँ आ गया, फिर U1 U2 इंटरचेंज कर दो। चले यार, देख लो पारी, 3 बार ही होगा पक्का, तुम लिख के देख लो पारी। ओके सर। मतलब बताओ, लिख के इतना मुश्किल थोड़ी है, तुम लिख लो, ऐसे वो है ना, मिस्टेक हो सकता है। एक बार यहाँ चला गया तो U3 यहाँ आ गया, तो U3 U1 U2 हो गए एक बार में। अब तुम्हें क्या करना है, U2 को यहाँ लाना है, तो U वहां पहुंच गया, और U2 U1
3 बार ही होगा, ठीक है ना, देख लो। तो 3 बार करोगे तो क्या हो जाएगा, -8 mod c, तो -8 मतलब माइनस कर दिया, mod c मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ c, तो डिटर्मिनेंट ऑफ c एंड -8 ऑलरेडी बाहर है, -8 आया हुआ है, तो माइनस ये +16 64 हो गया, चेक कर लो। तो अभी हमने क्या निकाले, a प्लस b का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, वो +64 आ गया। अब ये +64 a प्लस b का डिटर्मिनेंट है, c का डिटर्मिनेंट -8 था, तो पूछा है आपसे a प्लस b माइनस डिटर्मिनेंट c, तो 64 + 8 कितना हो गया, 72 हो जाएगा। आंसर क्या है, जी सर, यही आंसर। ठीक है ना। हाँ जी। तो हो गया बस। तो ये बस एक मैट्रिक्स है, बस उसी में तुम्हें ऑपरेशन लगाने, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, क्लास 12th में ये सब भी है प्रॉपर्टीज, बीएससी में भी है, एमएससी में भी ऐसे, क्योंकि जो पहले पढ़ चुके हो तो कभी भी पूछ सकता है तुमसे उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो ये डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए आगे। अब किनके डाउट रह गए, तो देखो किसमें, तो अब ट्राई करो, कर सकते हैं, मुझे तो नहीं पता। जॉर्डन ब्लॉक पे तो सिंपल, यहाँ पे जॉर्डन ब्लॉक्स बना लो आप उसके हिसाब से, मिनिमल पॉलिनोमियल के हिसाब से यार। अरे जॉर्डन ब्लॉक का कॉन्सेप्ट पता है आपको, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो उसमें सीधा सीधा लिख सकते हैं हम लोग कितने ब्लॉक्स बनेंगे। उसमें नीलपोटेंट पे क्यों जाना है, उसकी क्या, जो नीलपोटेंट तो है ही है, लेकिन उससे क्या करोगे, कंक्लूजन क्या है। यहाँ पर आइगन वैल्यूज मतलब लेस देन 4 आपको कैसे पता आइगन वैल्यू लेस देन 4 आएंगे, उसका इंडेक्स अगर 4 है तो उससे लेस जो आएंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है ऐसा कि आइगन वैल्यू इंडेक्स 4 है तो 4 से कम ही आएगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ है। उसका कोई रिलेशन, इंडेक्स और आइगन वैल्यू कोई रिलेशन ही नहीं है, वो कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, इंडेक्स और उसका। आपको जॉर्डन ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसमें फिट करो आप, बाकी कोई इंपॉर्टेंट और इंडेक्स का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ जी, किनका क्वेश्चंस रह गया अभी, हाँ नेक्स्ट आते हैं इनका, देख हो गया, हाँ जी जी, देखिए सर, एक क्वेश्चन से मैंने भी लिखा। हाँ वही देख रहे हैं। तो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है इसमें, सर इसको टोटल प्रॉपर्टी से नहीं कर सकते क्या, मतलब अगर जॉइंट प्रॉपर्टी ना लिखें, जॉइंट चेक करते हैं, ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। हाँ उससे भी हो जाएगा। लेट सपोज दैट अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 3 टेकन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग दिस, तो ये आपका है x1 x2 x3, एक्चुअली ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बीटा क्या होगा ये 2,1, हाँ बीटा फर्स्ट काइंड। अब ये कह रहा है कि तो जरूरत नहीं है, ऐसे पीडीएफ दे रखा है, P with the probability that the largest sample observation is at least, कम से कम है ना, तो कम से कम का मतलब मोर देन इक्वल टू ट्वाइस द स्मॉलेस्ट सैंपल ऑब्जर्वेशन, देन P क्या होगा, मर्जी है। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के ज्वाइंट पीडीएफ का फॉर्मूला भी है, उससे भी आ जाएगा। नहीं आपको उससे करना है तो आप एक्सेस लगा सकते हैं उसमें, नहीं लगेगा क्या क्या, तो जो फॉर्मूला है उसमें, लार्जेस्ट एंड वाला, सर जो फॉर्मूला है वो उसमें एक टर्म आता है fy माइनस fx, तो fy क्या होगा इसमें, y तो y जिसका लिख रहे हैं आप, जैसे आप मान लो आप फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का वो लिख रहे हैं, तो x, y, तो ये y इसके लिए है और x इसके लिए ज्वाइंट है ना, तो ज्वाइंट में दो वेरिएबल है, तो y इसके लिए है, x इसके लिए है, y जो ज्वाइंट पीडीएफ है ना, तो y क्या है, जो दूसरा रैंडम वेरिएबल वो है। मतलब y nth ऑर्डर है और x जी, जी। फर्स्ट ऑर्डर से उसका, हाँ
आप जब ये लिखते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई तो यहाँ वाई क्या होता है, वही यहाँ भी है, ज्वाइंट पीडीएफ तो लिख रहे हैं आप। तो एक्स रैंडम वेरिएबल है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, वाई रैंडम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए, इजी सा फॉर्मूला है कुछ क्या है। सेकंड दूसरा ये सब देखते हैं, दूसरे वाले से किसी और देखते हैं तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन। तो इससे इजीली हो जाएगा, आप सिंपल पीडीएफ लिखिए और सीधा उस ज्वाइंट पीडीएफ का आप इंटीग्रेशन कीजिए। ओके सर। तो ये मान लो y है ये x सभी के लिए, तो ग्राफ बना लो इसका आप चाहो तो। सो इसका सपोर्ट 0 1 था, हाँ 0 1 में इसका ग्राफ बना लो y मोर देन 2x। पहले y बराबर 2x टाइप का कर लो आप, और y बराबर 2x, तो y मोर देन 2x का ग्राफ देख लो। ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है सर, इसको बीटा डिस्ट्रीब्यूशन से कर सकते हैं, एक बार बस ये पूछना। कौन सा बीटा? तो हमने यूज ही नहीं किया ना, मतलब ये तो वो नहीं सर। अच्छा। next question। नेक्स्ट। हाँ जी सयानी, ये हो जाएगा आपसे? नहीं सर, वही तो नहीं हो रहा सर, अब तो- कंप्लीट कर दीजिए। इसका क्या है ज्वाइंट पीडीएफ फॉर्मूला बताओ मुझे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर? पूरा एक्चुअली ट्राई नहीं करते हो, क्यों नहीं होगा? 2 लाइन का क्वेश्चन है जस्ट। सर वो 2 लाइन का क्वेश्चन सर बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए सर पूछ रही हूँ। इसका फॉर्मूला बताइए कोई, फर्स्ट और nth ऑर्डर स्टैट्स का। Factorial n फैक्टोरियल अपॉन एक मिनट ओपन करके बताओ, सिंपलीफाई करके बताओ फाइनल फॉर्म। सर काफी लंबा है, नहीं नहीं, टाइम लगेगा। 1 और n है, कैंसिल हो जाएगा, वो लंबा होता है r और s में। यहाँ 1 और n है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, वो पावर। जो पूरा फैक्टोरियल वाला टर्म है वो पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। हाँ तो n बचता n fx of x minus fx of y की पावर n minus एक मिनट fx minus fxy का होल पावर n minus 1 fxy fx of x। ये भी आएगा, ये नहीं आएगा, चेक कीजिए। सर आप जो ज्वाइंट आप लोग को पता है ना उसमें प्रूफ करो, एक्चुअली याद रखना ना मुझे बड़ा डिफिकल्ट सा लगता है। तो हम लोग सर यही आएगा सर। ठीक है ना, हम लोग जानते हैं rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और sth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो n फैक्टोरियल क्या होता है, r minus 1 फैक्टोरियल फिर s minus r s minus r minus 1 minus 1 फैक्टोरियल फिर n minus s, n minus s। ये हो गया। अब उसके बाद तो अब क्या करना है आपको, एक्चुअली r को 1 रखोगे तो ये 0 हो गई, n s की जगह n रखोगे तो ये 0 हो गई। तो वो जो पहली और दूसरी टर्म आती है आपकी कि fx of x इसकी पावर r minus 1, फिर आता है fx of x minus fx of y इसकी पावर s minus r minus 1, फिर क्या आता है 1 minus fx at y इसकी पावर n minus s, इनटू में क्या आता है fx of ये आता है ना दोनों। यहाँ fy minus fx होता है। अच्छा एक मिनट यहाँ पे, हाँ ठीक है, हाँ बाद वाला है ना fy minus fx, एक बार चेक कर लो, बुक से मैच कर लो एक बार। इससे यही होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको r की जगह मैंने कहा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो पुट कर दो, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 फैक्टोरियल 1 0 फैक्टोरियल 1, तो n फैक्टोरियल यहाँ पे r है ना, तो s आपका n है, तो n minus 1 n minus 2 चेक करो, तो वहाँ n नहीं, यहाँ n into n minus 1 आएगा, तो यहाँ आता है n into n minus 1, चेक करो ठीक से आप लोग, ये पावर 0 खत्म, तो ये बनेगा fx of y minus fx of x, इस पूरे की पावर r minus s minus 1 है, सॉरी s minus r, तो n minus 1 minus 1 n minus 2, एक बार चेक कर लो फॉर्मूला, तुम लोग जो बता रहे थे वो गलत था, अगले पेज पे लिखा है। तो ये आएगा आपके पास, देखो आपको याद रखना, एग्जाम देना तो एग्जाम से पहले आपको याद होने चाहिए ना, तो इस तरह से अगर मैं भी जब एग्जाम तो मुझे भी याद रहता है, कि वैसे भी लोड नहीं है याद रखने का, वो है ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया, इसको यूज कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या है पर्टिकुलर, जो मेरे पास है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि सैंपल साइज 3 है, n3 है, तो 3 into 2 6, फिर मैं तो यहाँ सॉल्व कर दूंगा, एग्जाम में तो मैं सॉल्व करने नहीं आऊंगा, तो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा कि हाउ टू सॉल्व। सो ये आ गया 3 minus 2 1, ठीक है, n3 है ना, तो ये हो गया, पुट
पुट करो इसको अब, ठीक है। तो 6 टाइम दिस पाई माइनस 2 1 हो गया, ये आ गया। अब क्या होगा, आपको क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो आपको उस क्वेश्चन में दे रखा है 6 टाइम, अब बताओ सीडीएफ क्या होता है, वो 2x था पीडीएफ, तो सीडीएफ क्या आ जाएगा x स्क्वायर है ना, 2x का इंटीग्रेशन 0 to x में, तो ये आ गया आपका y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और fx है 2x 2y, तो फाइनल आ गया 6 4 जा 24 x y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, ये फाइनल है। अब हमें क्या करना है, थोड़े टाइम दो घर पे, एक बार नहीं हो रहा, बार बार सॉल्व करो। तो यहां से क्या होगा, मतलब ट्राई करो, ये है x3 मोर देन क्या था 2 टाइम x1, ये है, तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना है इस वाले पीडीएफ को। 24 चाहो तो ओपन कर दो पूरा, तो ओपन करोगे तो हो जाएगा एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई dx dy। अब आपको देखना है कि क्या बेटर है, तो जैसे अभी मैं जैसे यहाँ ना x3 मोर देन, तो y मोर देन x, इसको मैं y लेता हूँ, इसको x लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मुझे पहले तो सपोर्ट मेरा है 0 to 1 0 to 1, ये सपोर्ट था ना। अब यहाँ मुझे क्या करना है, ग्राफ बनाना है y मोर देन 2x, तो पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा y इज इक्वल टू 2x का, है ना, y मोर देन 2x को y नाम दे रहा हूँ रैंडम, मान लो x है, तो y मोर देन 2x, तो x को हाफ रखेंगे तो y 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 2x की, और मुझे क्या चाहिए y मोर देन 2x, तो कोई पॉइंट रख के चेक कर लो, मान लो फॉर एग्जांपल 1 0 है, तो 1 0 रखेंगे तो y मोर देन 2x, तो x को 1 रखेंगे तो 2, क्या कौन सा रीजन होगा, अपर हाफ, लेफ्ट हाफ या राइट हाफ, बोलो, तो ये आएगा, ठीक है। सो ये सेटिस्फाई करेगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन रीजन। अब क्या करते हो तुम लोग सॉल्यूशन रीजन के लिए, यू मेक अ स्ट्रीम, तो या तो हॉरिजॉन्टल लाइन लो, वर्टिकल लाइन लो, आप मैंने जैसे पहले dx लिख दिया मैंने, तो मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा, तो dx लिख दिया, तो मुझे x की लिमिट चाहिए, तो यहाँ x बराबर 0 है और यहाँ x बराबर क्या है जी y/2 है, तो 0 से y/2। अब ये जो स्ट्रिप बनाया मैंने, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, सर वो सॉल्यूशन रीजन आपको कैसे पता चला? हाँ जी, तो ये सब क्लास 12 में आपने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़े होंगे, तो वहां पे हम लोग सॉल्व करते थे, तो ये गलत बताया था जिसने बताया है ना, देखो। सो y बराबर 2x का ग्राफ बनाना आता है आपको, तो बनाइए 0 1 0 1, ये मेरा सैंपल स्पेस है जॉइंट का। अब मैं x को हाफ रखूंगा तो y मेरा 1 आएगा, ये पॉइंट है, 0 0 से पास करेगी, ये लाइन है, तो या तो सॉल्यूशन इस साइड होगी या इस साइड होगी, है ना, या सॉल्यूशन उस साइड है या इस साइड, आपको डिसाइड करना है किसका सॉल्यूशन, y मोर देन 2x का, इसका सॉल्यूशन या तो इस साइड है या इस साइड है, तो किस साइड होगी, तो किसी एक साइड का पॉइंट उठा लो, तो आप क्या करो, कोई पॉइंट उठा लो, यही पॉइंट ले लो, ये क्या है 1 1, पुट करके देखो, x को 1 और y को 1 रख के देखो क्या आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है। फॉल्स आने का मतलब क्या है कि मैंने पॉइंट इस साइड, तो मैंने पॉइंट इस साइड का लिया था, सॉल्यूशन उधर है, तो ये सॉल्यूशन है। अगर मैं इस साइड का पॉइंट लेता, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है 0 1, ये रख के देख लो, ट्रू आएगा, तो इस लाइन के अपर हाफ या लेफ्ट हाफ का कोई भी पॉइंट मैं लूंगा तो ट्रू ही आएगा, राइट हाफ का मैं कोई भी पॉइंट चूज करूंगा, इसमें पुट करूंगा मैं, तो फॉल्स ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इक्वलिटी है ना, लाइन है ना, तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा, मतलब भूल जाते हैं, हालांकि 11 12 में सबने पढ़ा हुआ है, लीनियर प्रोग्रामिंग था, वहां पे यही तो करते थे, कॉमन फिजिबल रीजन देखते थे हम लोग ऑप्टिमाइजेशन में। तो ये हो गया सॉल्यूशन रीजन। हाँ, ऑपरेशन रिसर्च में वहां तो बहुत डिटेल में पढ़ना है, पहले क्लास 12 में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम था, क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटीज थी, उसमें यही करते थे हम, क्योंकि मैं 11 12 काफी साल पढ़ा हूँ, मुझे पता है कहाँ क्या है, तो 11th था ना, 11th क्लास के लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर है, वहाँ भी ये चीज़ करनी है, क्लास 12 में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, वहाँ भी यही करनी है एलपीपी में। ठीक है, तो ये हो गया, देखो, तो यहाँ से अब इसको इंटीग्रेट कर लो, ये भी करके दिखाऊं, सर हो जाएगा सर, ठीक है सर। हाँ, इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो इसको इंटीग्रेशन तो इजी है, बस इंटीग्रेट करो x से, फिर बाद में ये 0 to y/2x है, 0 to 1 y है, ये हो जाएगा।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो मेनली ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली भी याद रख सकते हो आप, ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि ये नहीं तो एक फॉर्मूला याद रखो, डिराइव कर लो। कौन सा रह गया आपके इसका? तो अच्छा बी, सर मेरा एग्जैक्ट। अच्छा तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेईस हो- ठीक है 1 बाय 1 करते, कोई बात नहीं, कल भी क्लास है, एग्जाम अभी कल नहीं है ना, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो कल भी 6 to 7 डाउट क्लास तो डेली है, जिनका आज रह गया वो क्वेश्चन सेव करके रखो, फिर कल फिर पूछो। ये देखो एक और कर लेते हैं। सो ये कह रहा है कि सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज सेट इज टेकन फ्रॉम द दिस, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये रैंडम सैंपल है कहाँ से, IID नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है आपसे कि 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल दे रखा है मुझे, किसके लिए, म्यू के लिए ना, ये है, और आपको टेस्ट करना है तो ये एक्चुअली लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करना है। तो ये इंफॉर्मेशन है अभी तक। अब क्या करना है हमें, सो कैन बी रिजेक्टेड एट 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। देखो तो आपका क्या है, म्यू जैसे अगर अंडर H0 देखोगे होगा क्या, कोई भी एक इंटरवल ले लो, फॉर एग्जांपल ये अभी इंटरवल ले लेता हूं मैं, तो ये है 20.5 सॉरी 20.49 और इधर है 23.51, तो इस बीच में म्यू के होने की प्रोबेबिलिटी बता रखा है 98% है, तो 2 साइडेड लेंगे तो इधर 1% और इधर 1%, ठीक। अब सोचो, तो ये है रिजेक्शन रीजन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये कि कैन बी रिजेक्टेड एट 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सो इट है ना, जो आपका अंडर H0 म्यू की वैल्यू 20.5 है, तो वो इधर है, तो अभी 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में जो म्यू की वैल्यू है वो अभी एक्सेप्टेंस रीजन में है, ये रिजेक्शन रीजन है, ये वाला रिजेक्शन रीजन है और ये वाला रिजेक्शन रीजन है, ठीक है ना, जिसका 2% प्रोबेबिलिटी होगी उसकी, तो ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल 98% है। तो अभी जो है 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो 20.5 है वो इस इंटरवल में होगी, ठीक है ना, तो यू कैन नॉट रिजेक्ट, तो ये ए ऑप्शन गलत है। दूसरा बोल रहा है कैन नॉट बी रिजेक्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कैन बी रिजेक्टेड एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब देखो जब भी 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लोगे तो इधर कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, 5%। है ना, तो जब भी आप 10% लेवल ऑफ, इधर 5% हो जाएगी और इधर 5% हो जाएगी, और ये तो 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो जब आप 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले रहे हो तो इस बीच की प्रोबेबिलिटी कितनी रह जाएगी, 90%, राइट। तो अगर आप 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल लिखोगे फॉर म्यू, तो क्या लगता है आपको क्या होगी, ये इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, लेंथ इसकी बढ़ेगी या घटेगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी ना, ये राउंड देखो, अब जो ही ये 1% है, आप इसको 5% करो, ये थोड़े से आगे तो शिफ्ट होगी ना ये नंबर, तो होगा क्या, H0 है वो, हाँ, रिजेक्शन लेंगे। तो ये मान लो ये 90% इंटरवल हो गया, तो ये 20.49 बन के हो सकता है 21 हो जाए। तो इस केस में अगर मैं 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले रहा हूं तो जो ये वैल्यू है ये कहां बिलोंग करेगी, वो रिजेक्शन रीजन में आ जाएगी, ये 20, क्योंकि ये बहुत क्लोज है, 20.49 के बहुत क्लोज है, तो जो ही आप 1% से थोड़ा भी ज्यादा करोगे ना, तो वो जो इसकी एंड पॉइंट है ये आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये 20.5 से ज्यादा ही हो जाएगी लेफ्ट एंड जो है, तो ये 20.5 से आगे मतलब 21 एग्जांपल के लिए मान लो ये 22 हो गई, तो 21 से 20 मैं एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट, 21 से 22 हो गई, तो अभी ये वैल्यू रिजेक्शन रीजन में चली जाएगी, तो इट कैन बी रिजेक्टेड एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, तो ये करेक्ट है। अगर लिखा कैन बी रिजेक्टेड एट 5% लेवल, तो भी पॉसिबल हो सकता था, है ना, इसने काफी गैप दिया, हालांकि क्योंकि 1% था फिर 10% कर दिया, तो ऑब्वियसली 10% जो है 5% होगा,
तो थोड़ा सा शिफ्ट तो करेगा ना पॉइंट, 20.49 थोड़े से आगे जाएगा, तो थोड़ा सा भी आगे गया 20.5 से ज्यादा ही हो जाएगा, तो जो 20.5 है वो रिजेक्शन रीजन में आ जाएगी, तो रिजेक्ट कर पाएंगे हम। ओके सर। ठीक है, तो अभी यही तक स्टॉप करते हैं और अभी हम लोग तो ये डाउट क्लास आज ही स्टॉप करते हैं 6 to 7 वाली, अभी कल भी देरी 6 to 7 डाउट क्लास है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, अभी बैच 3 की क्लास होगी अभी 7 to 9 है ना, जिसमें हम लोग जैम 2020 के जो पीवाईक्यू वो डिस्कस करेंगे अभी है ना, 23, 22, 21 हो चुका है, 20 फिर भी उसमें अगर कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पहले पुराने वीडियोस देख लो अगर आप न्यू हो तो खूब अच्छा। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू, मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ ग्रुप में। तो